हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम अभ्यास करेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि हमारी आगामी परीक्षा पटवारी, वीडियो, पीडीओ, स्नातक स्तरीय परीक्षा और उत्तराखंड पुलिस भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुष्यमित्र शुंग के शासन की पहली घटना विदर्भ के साथ उसका युद्ध था। कथन दूसरा, पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हराकर विदर्भ को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। तो हमें इसमें बताना है कि कौन कौन से कथन ठीक हैं। बात करें पहले कथन की, पुष्यमित्र शुंग के शासन की पहली घटना विदर्भ के साथ उसका युद्ध था, यह बिल्कुल ठीक है। और बात करें अपने दूसरे कथन की, तो ये कथन गलत है। विदर्भ का शासक यज्ञसेन था, जिसे पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने हरा था, ना कि पुष्यमित्र शुंग ने। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ये बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो जो पुष्यमित्र शुंग थे, उनके द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ किया गया था, उसकी जानकारी मिलती है ऑप्शन सी, अयोध्या अभिलेख। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है, उसे कहते हैं। तो भारतीय और जो यूनानी शैली का जो सम्मिश्रण है, उस शैली को बोलते हैं ऑप्शन सी, गांधार कला शैली। सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो बात करें जो भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, ये किया था कुषाण वंश के शासक वेंकटफिशिस ने। बात करें वेंकटफिशिस की, तो वेंकटफिशिस को भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी करे थे, और जो वेंकटफिशिस थे, वह शैव मतानुयायी था, और तथा उसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? बात करें इसका जो सही वो होगा, ये होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले जो किया था वो था यूनानी, उसके बाद थे शक, और उसके बाद थे कुषाण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो बात करें बिना बेगार के, तो जो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था, ये कराया था ऑप्शन डी, रुद्रदमन प्रथम ने। और इसकी जो जानकारी मिलती है, वो मिलती है हमें जूनागढ़ अभिलेख से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? तो जो पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है, वह कहा गया है ऑप्शन बी, इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक्का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? बात करें एक्का ब्राह्मण की, तो यह हुआ है सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी की। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को उसकी माँ गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में एक ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, ये बिल्कुल ठीक है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1 व 2 दोनों ही कथन ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो यह मिलती है ऑप्शन डी, अमरावती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो जो खारवेल थे ऑप्शन ए, चेदी वंश से संबंधित था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो वर्ण व्यवस्था का जो रक्षक कहा जाता है, वो कहा जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो कनिष्क के दरबार से जो संबंधित नहीं था वह था ऑप्शन डी पतंजलि। बात करें ऑप्शन ए अश्वघोष की, तो वह चतुर्थ बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष तथा उच्च कोटि का साहित्यकार था जो कि कनिष्क के दरबार में रहता था। बात करें इनकी रचनाओं की, तो इनकी रचनाओं को आप ध्यान रखिएगा। इनकी जो रचनाएं हैं वह हैं बुद्ध चरित्र व सूत्रालंकार। अश्वघोष की जो दो रचनाएं हैं वह है बुद्ध चरित्र एवं सूत्रालंकार। बात करें ऑप्शन बी चरक की, तो चरक जो थे वो कनिष्क के राजकीय वैद्य थे, उनके राजवैद्य थे उनके दरबार के, जिन्होंने लिखी है चरक संहिता। बात करें ऑप्शन सी नागार्जुन की, तो नागार्जुन जो थे वह एक दार्शनिक व वैज्ञानिक थे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, नागार्जुन की जो तुलना की जाती है वो की जाती है मार्टिन लूथर से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो कि है शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? तो यह था ऑप्शन सी 1:35। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिए गए हमें अभिलेख और दूसरी तरफ दिए गए हैं शासक। तो हमें बताना है कौन सा जो अभिलेख है वह सही सुमेलित नहीं हुआ है। बात करें नासिक अभिलेख की, तो यह गौतमीपुत्र सातकर्णी, यह बिल्कुल ठीक है। बात करें ऑप्शन बी हाथी गुम्फा खारवेल, यह भी बिल्कुल ठीक है। बात करें भीतरी स्तंभलेख की, तो यह गलत है। और बात करें अपने ऑप्शन डी की गिरनार अभिलेख, यह भी रुद्रदमन बिल्कुल ठीक है। तो बात करें भीतरी स्तंभलेख की, तो भीतरी स्तंभलेख का जो संबंध है वह पुलकेशन द्वितीय नहीं, इसका उत्तर होना चाहिए गुप्त शासक स्कंदगुप्त से। भीतरी स्तंभलेख का जो संबंध है वह है गुप्त शासक स्कंदगुप्त से। और बात करें पुलकेशन द्वितीय की, तो पुलकेशन द्वितीय का जो संबंध है वह है ऐहोल अभिलेख से, जो कि एक प्रशस्ति के रूप में है। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। भीतरी स्तंभलेख और पुलकेशन द्वितीय ये दोनों ही मेल नहीं खाते हैं, इस प्रकार यह दोनों ही सही सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शासकीय वर्ग मात्र नामों से माता के नाम से पहचाना जाता है? तो यह पहचाना जाता है सातवाहन। बात करें सातवाहन वंश की, तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो था सिमुक, और इनकी जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान पैठान। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला, यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश के महान शासकों में अंतिम था। और कथन दूसरा, पुलवामा के सिक्कों पर जहाज और शंख चित्रित किए गए हैं। हमें इसमें बताना है कि कौन कौन से जो कथन है वो ठीक है। बात करें पहले कथन की कि यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश के महान शासकों में अंतिम था, यह बिल्कुल ठीक है। बात करें दूसरे कथन की, यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो जहाज और शंख चित्रित किए गए हैं वह किए गए हैं यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर, और यज्ञश्री सातकर्णी को ही व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी माना जाता है। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए केवल एक इसमें ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सातकर्णी एक के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? सातकर्णी प्रथम ने 7 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। कथन दूसरा, सातकर्णी प्रथम को दक्षिणापथ स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। कथन तीसरा, सातकर्णी प्रथम का नामोल्लेख सांची स्तूप के द्वार पर भी किया गया है। और कथन चौथा, यह अपने वंश का दूसरा शासक था। तो बात करें यहाँ कथनों की, तो जो पहला कथन है सातकर्णी प्रथम ने 7 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सातकर्णी प्रथम था उसने सिर्फ 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इस प्रकार जो कथन पहला होता है यह गलत हो जाता है। बात करें दूसरे कथन की कि सातकर्णी प्रथम को दक्षिणापथ स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, यह बिल्कुल ठीक है। बात करें तीसरे कथन की, सातकर्णी प्रथम का नामोल्लेख सांची स्तूप के द्वार पथ पर किया गया है, यह भी बिल्कुल ठीक है। और बात करें अपने चौथे कथन की, यह अपने वंश का दूसरा शासक था, यह भी बिल्कुल गलत है। यह दूसरा शासक नहीं, यह अपने वंश का तीसरा शासक था। इस प्रकार जो हमारा सही कूट बनता है वो बनता है दूसरा और तीसरा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूसरा व तीसरा सही है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवाहन काल में आहार शब्द का प्रयोग किस हेतु किया गया है? तो जो सातवाहन काल में है, जो आहार बोला जाता था, वो बोला जाता था ऑप्शन पी, जिले के लिए प्रयुक्त होता था ये शब्द। बात करें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भूमिदान देने की प्रथा सर्वप्रथम किस राजवंश के अंतर्गत देखी गई है? तो भूमिदान देने की जो प्रथा थी वह देखी गई थी सर्वप्रथम सातवाहन वंश में। सातवाहन वंश के शासकों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों व बौद्ध भिक्षुओं को भूमिदान दिया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, चैत्य बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल। और बात करें कथन 2 की, विहार बौद्ध भिक्षुओं के मंदिरों की तरह काम करते थे। तो बात करें इसमें कथन पहले की, तो जो चैत्य था वह बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल न होकर यह उनका पूजा गृह था, उनका मंदिर बोल सकते हैं, वह था, यहाँ पूजा पाठ होती थी, तो चैत्य वह था। और बात करें कथन 2 की, विहार, विहार बौद्ध भिक्षुओं के मंदिर की तरह काम नहीं करते थे, यह विहार जो था यह उनका निवास स्थल था। इस प्रकार दोनों ही कथन इसमें गलत हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाथा सप्तशती के संदर्भ में कौन से कूट सत्य हैं? कथन 1, इसकी रचना हाल नामक राजा ने की थी, यह बिल्कुल ठीक है। बात करें कथन 2 की, यह प्राकृत भाषा में रचित 700 श्लोकों का संकलन है। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, 1 व 2 दोनों ही, इसमें दोनों ही कथन ठीक है। इसी के साथ हमारी आज की जो प्रैक्टिस सेट है यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें।